नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एनके। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेट विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर बात करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि 26 सितंबर को रेट का एग्ज़ाम डिसाइड हो चुका है। आज से यदि दिन लगाएं तो हमारे पास पूरे 3 महीने, 90 दिन मान के चलो। जो कुछ हमें करना है, जितने एफर्ट हमें लगाने हैं, जितने हमें प्रयास करने हैं, इन 90 दिनों के अंतर्गत केवल हम कर सकते हैं। और देखिए, यदि सिलेबस की बात की जाए तो ये अपने पास सिलेबस का पूरा फॉर्मेट केवल ये है, मोटा मोटी देखा जाए तो, कि 150 प्रश्न है, 2.5 घंटे का समय है। वही 30 प्रश्न मनोविज्ञान के हैं, 30 प्रश्न हमारी पहली भाषा हिंदी के रहेंगे, जो भी लैंग्वेज आपने चूज कर रखी है। दूसरी भाषा के भी हमारे पास 30 प्रश्न रहेंगे, और वही जो हमारा सब्जेक्ट है उसके हमारे पास 60 प्रश्न रहेंगे। जो हमारे पास वैकेंसीज हैं 31,000 अभी बता रहे हैं, और 7-8 हज़ार 1-2 दिन में अभी आपने न्यूज़पेपर में देखे होंगे। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, तो ये मान के चलो कि 35,000 प्लस वैकेंसीज हैं, हो सकती हैं। बाकी 31,000 भी कम नहीं है, सोचें तो। देखिए, इन 3 महीनों के अंतर्गत भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। पहले आपने कितना पढ़ा, 9 मीटर, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन इन 3 महीनों की रणनीति आपके सामने कैसी होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। मैं आपको एक रियल वाक्य बता रहा हूँ, हकीकत बात बता रहा हूँ। जो पिछली रीट हुई थी 2018 वाली थी, उसमें एक सीकर की लड़की का सिलेक्शन हुआ था। बहुत सारों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उस लड़की की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसने केवल 3 महीने स्टडी की थी, केवल 3 महीने उसने तैयारी की थी। विवाहित लड़की थी, 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और 3 महीने उसने इतनी जमकर तैयारी की, इतनी शानदार प्रिपरेशन की। और आप सब लोग एक बात तो नॉर्मल सी आप बात जानते हो कि 3 महीने के अंतर्गत क्या पढ़ा जा सकता है। भैया, हम शुरुआत करते हैं तो 3 महीने में हमें ये पता नहीं लगता कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, हकीकत है। लेकिन वो लड़की ये बताती है कि रियल में मुझे ये पता नहीं रहा कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। मेरे को तो जितना टारगेट मिलता था मैं उसको कवर करती थी। पूरा दिन का मुझे टारगेट रहता था कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है। उसने एक बात, बहुत शानदार बात कही कि मेरे पास जितने सोर्सेज थे उसको मैंने कम नहीं समझा, मैंने उसी को आधार बना लिया और उसी को बार बार पढ़ा था। वो बताती है कि मेरे पास नोट्स थे, जो सीकर की प्रयास कोचिंग है उसके नोट्स थे। अब ऐसा नहीं है कि सीकर की प्रयास कोचिंग के नोट्स से ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि उसने उस नोट्स को आधार बना के इतनी शानदार प्रिपरेशन की कि उस नोट्स की एक एक लाइन उस लड़के की याद थी। अब भगवान जाने उसने ऐसा क्या पढ़ा, कितने कैसे उसकी रुचि बनी, वो भगवान जाने, लेकिन उसने 3 महीने के अंदर सिलेक्शन ले लिया। मेरा कहने का मतलब उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अभी भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो ये सोच रहे हैं कि 1-2 दिन चलो छोड़ देते हैं, उसके बाद बढ़िया तरीके से तैयारी करते हैं। कोई बात नहीं है, जब जागोगे तब सवेरा होगा। लेकिन जिस दिन जाग गए उस दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। आज आप भले ही आप 1-2 दिन मिस कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आप शुरुआत कर लोगे, भले ही आप 26 तारीख से ही शुरुआत कर लो, भले ही आप 1 तारीख से शुरुआत कर लो, लेकिन जिस दिन आपने शुरुआत कर ली पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और क्या है सिलेबस? आप कहते हो सिलेबस बड़ा है। सिलेबस कैसे बड़ा है? मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे। जो सीकर की लड़की की बात कर रहा था, उसके मनोविज्ञान में 23 प्रश्न सही हुए थे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 30 में से 29 प्रश्न सही हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके 30 में से 30 ही सही हो। आपके अदर सब्जेक्ट में कमांड अच्छी है तो वो आपके कवर कर देंगे। मैंने अधिकतर विद्यार्थियों से ये सुना है कि मनोविज्ञान का सिलेबस बहुत हार्ड होता है। सिलेबस हार्ड नहीं है, सिलेबस बड़ा नहीं है, आपकी सोच संकीर्ण हो चुकी है। इंसान काम करने से नहीं थकता है जितना वो सोच सोच के थक जाता है। अरे, जिस सिलेबस को तुम बड़ा बनाते हो, रेट तो खुल के ये कहता है, बजा बजा के कहता है कि एग्जाम कभी भी होगा, जितना पढ़ना है पढ़ लेना। प्रश्न आपके एग्जाम में 100% में आरटी 2009, आपका एनसीएफ 2005 एक प्रश्न श्योर में डालूंगा, आपका एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, इन तीनों के प्रश्न तो 100% डाले जाएंगे।
तो क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि इन तीनों को इतना रट ली जाए, इतना याद कर लिया जाए, इतना अंगुलियों पे कर लिया जाए कि कोई माई का लाल कैसा भी पेपर बना दिया जाए, 3% तो आप श्योर कह सकते हो कि हमारे सही होंगे। लेकिन आप तो हार्ड बताते हो। क्या है आरटी 2009 को आप हार्ड बताते हो? अपने सिलेबस में अध्याय 4 उल्लेखित है। अध्याय 4 में जितनी धाराएं आती हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? धारा 12 से लेके धारा 28 तक की धाराओं का उल्लेख किया गया है अध्याय 4 में। तो याद करने में क्या दिक्कत है? एक बार मैं रिकॉल करवा रहा हूँ, आप याद करिएगा कि हमारे कितने चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे धारा 12 है, धारा 12 में क्या है कि जो निजी विद्यालय हैं उनमें 25% सीटें आरक्षित हैं जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं उनके लिए। क्या हुआ? धारा 28 है, उसमें भी निजी वर्ड आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप यानी शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं दे सकेगा। इसमें क्या था? इसमें निजी जो विद्यालय हैं उनके लिए 25% सीटें आरक्षित हैं। तो दोनों को लिंक करके आप याद नहीं रख सकते लास्ट टाइम तक। 12 का डबल करो 24 नहीं 25% सीटें विद्यालय के लिए आरक्षित हैं। दूसरा, धारा 13 की बात करता हूं मैं, फटाफट से रिकॉल करवा रहा हूं। धारा 13 से आप एक लिंक करो। जिससे कोई इंसान मर जाता है, बेसिकली हम उसका 12 करते हैं और 12 दिन तक सब लोग रिश्तेदार वगैरह आ ही जाते हैं। 13वें दिन क्या कोई आता है? क्या नहीं आता है। बाकी मिलने तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो रिश्तेदारी वगैरह है 13वें दिन नहीं आते, 12 दिन तक सब आ जाते हैं। तो 13वें दिन पर क्या है? रोक है इसका मतलब। तो धारा 13 में क्या है? रोक ही तो है। धारा 13 किस बात को इंगित करता है कि अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक। ये वर्ड आपको याद रखना है, अनुवीक्षण प्रक्रिया। जैसे कोई भी बच्चे का एडमिशन करना है, प्रवेश परीक्षा आप उसकी नहीं ले सकती, आप चेहरा देख के उसका एडमिशन नहीं दे सकते, आप उसके माता पिता का इंटरव्यू वगैरह आप उसके एग्जाम लेके आप बच्चे को प्रवेश नहीं दे सकते। आपको प्रवेश देना है। आरटी कहता है कि अनुवीक्षण प्रक्रिया पे रोक है, आवेदन ज़्यादा आ जाते हैं तो एक अलग बात है कि लॉटरी सिस्टम इसमें एक प्रावधान लिखा हुआ है, लॉटरी सिस्टम से आपको फिर वो देना पड़ेगा। तो धारा 13 क्या आपको याद नहीं हुई? क्या 12 धारा याद नहीं थी? क्या 28 की धारा याद नहीं हुई? धारा 14 में क्या है? धारा 14, अरे 14 में क्या है? 14 हम आरटी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? कितने आयु तक के बच्चों की बात की गई आरटी में? आप कहेंगे सर 6 से लेकर 14 तक की बात की गई। इसका मतलब ये 14 क्या है? ये आयु तो है। इसका मतलब आयु का उल्लेख धारा 14 में है कि बच्चे का यदि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आयु प्रमाण पत्र नहीं है, उसके अभाव में भी आप उस बच्चे को एडमिशन देंगे। वो एक अलग बात है कि आंगनवाड़ी का यदि है तो दाई का है लिखित चल जाएगा, वो भी नहीं है तो माता पिता आके ये कह देंगे मेरा बेटा इस तारीख को जन्मा था, आपको यही डेट लिखनी है, तो भी वो एडमिशन दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आयु प्रमाण पत्र के अभाव में आप बच्चे को एडमिशन से रोके नहीं सकते। ये धारा 14 में। 15, धारा 15 में क्या है? 15 का डबल करो, 15 का डबल करना है 30, 15 का डबल क्या हुआ? 30। इसका मतलब 30 सितंबर तक का लिया जाता है, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? पूरे वर्ष भर चलता रहता है, जब आओ तब पढ़ो। ये धारा 15 में है। धारा 16 क्या है? देखो धारा 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धारा 16, धारा 16 में ये लिखा है, एक तो देखो 6 से 16 6 से संशोधन याद रखो। आरटी की धारा ये एक ऐसी धारा है जिसमें संशोधन हुआ है। एक इसमें डिटेंशन पॉलिसी, जो नो डिटेंशन पॉलिसी है कि बच्चों को हम फेल नहीं कर सकते, अब इस पॉलिसी के तहत हम बच्चे को फेल कर सकते हैं। वो एक अलग कंडीशन है कि उसका एग्ज़ाम लगा के कोशिश ये की जाती है कि उसको पास ही करना है, लेकिन उसे रोका जा सकता है। तो ये धारा 16 में लेके संशोधन हुआ है। नो डिटेंशन पॉलिसी एक प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चे को फेल कर सकते हैं अभी, है ना। तो ये धारा 16 में। अब धारा 17 को देखो, धारा 17 क्या है? 17 खतरा, बच्चे को आप कूट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, है ना। तो धारा 17 खतरा मतलब बच्चे को न तो शारीरिक रूप से न ही उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। आप बच्चे को कड़वी नज़र से भी नहीं देख सकते, ये प्रावधान है। धारा 18, धारा 18 में क्या है? देखो 18 को मैं ऐसे ही तो लिख रहा हूँ 18, इसका मतलब 1 से 8, 1 से 8 इसको ऐसे लिंक करो। 1 से 8 यानी जो सरकार द्वारा संचालित विद्यालय हैं उसके लिए क्या है? 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनके लिए मान्यता होनी ज़रूरी है। बिना मान्यता की यदि कोई विद्यालय संचालित किया जा रहा है तो वहाँ पर जुर्माना है, वो 1 लाख तक का है। वो मैंने आरटी पढ़ा रखा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वो आप देख लीजिएगा, लेकिन मोटा मोटी आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। धारा 19 है, इसी से लिंक करता हुआ है कि इसमें मान्यता की बात की गई है और 19 में ये कह दिया कि मान्यता के लिए मापदंड क्या होने चाहिए,
कि स्कूल का वातावरण कैसा है, शौचालय वगैरह है, प्रधानाध्यापक के लिए अलग से है, रसोई के लिए कोई कमरा वगैरह, तो इनके लिए मापदंड दे रखे हैं कि मान्यता 19 स्कूलों को दी जाएगी जिसमें ये मापदंड पूरे हो। तो ये 18-19 दोनों लिंक हुए कि नहीं। धारा 20 क्या है, देखो धारा 20 क्या है कि कोई भी आरटी की धारा में संशोधन करना है उसका अधिकार केंद्र सरकार को होगा। धारा 21 मैं देखो बार फटाफट से रिकॉल करा रहा हूँ, बाकी मेरा आज उद्देश्य पढ़ाने का नहीं था, मैंने ये टॉपिक आ गया तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। धारा 21 में क्या है, एसएमसी का गठन है। बच्चा जानता है, फर्स्ट ग्रेड तो का प्रश्न तो श्योर यहाँ से बनता है कि धारा 21 में क्या है, एसएमसी का गठन है। अब एसएमसी का गठन है तो आपके दिमाग में वो सारी बातें आनी चाहिए कि एसएमसी में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, कार्यकारिणी की बैठक है, कब होती है ना, साधारण सभा में, वर्तमान में राजस्थान में कार्यकारिणी कितने सदस्य हैं, कौन बताइए, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। धारा 22 में क्या है, मेरा कहने का आज उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप चीज़ों को हार्ड बनाए ना, इजी बना के पढ़ें, कोई भी चीज़ें हार्ड नहीं है। अब धारा 21 हम पढ़ के आए एसएमसी का गठन, वहीं धारा 22 को लिंक कर लो कि एसएमसी क्या बनाती है, एसडीपी बनाती है, बस बात खत्म। विद्यालय विकास योजना जो भी है वो एसएमसी बनाती है, एसएमसी और एसडीपी दोनों लिंक कर लो, 21-22 खत्म। 23 क्या है, 23 में जो शिक्षक की न्यूनतम योग्यता है वो पूरी होनी चाहिए, 5 साल की उसमें छूट भी दी गई है, वो एक अलग बात है। 23 ये हो गया। धारा 24 क्या है, देखो 24 सबसे इंपॉर्टेंट है और 24 बहुत बार एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि अपने शिक्षकों के दायित्व जो भी हैं वो धारा 24 में उल्लेखित हैं। इसको लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो याद होनी चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो धारा 24 आपके ध्यान में होनी चाहिए। कुछ भी दायित्व नहीं है कि आपको स्कूल में जाना है, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करना है, बच्चों के पेरेंट्स से मिलने हैं, ये कुछ दायित्व दे रखे हैं। इसमें मोटा मोटी 3 दायित्व हैं, जैसे स्कूल डेली जाना है, पाठ्यक्रम को पूरा करना है और शिक्षक के वे जो अध्यापकों से रिलेटेड जो भी बातचीत है बच्चे को लेकर वो आपको करनी है। ये धारा 24 में। इसके अलावा धारा 25 पर आ जाते हैं फटाफट से। धारा 25 क्या है, धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक का अनुपात दे रखा है, छात्र शिक्षक का अनुपात दे रखा है। अब मैं छात्र शिक्षक का अनुपात बताने लग गया तो टाइम लग जाएगा। आपको पता होना चाहिए आदर्श अनुपात कितना होता है। जैसे 1:30 हम मानते हैं, लेकिन जैसे छात्र संख्या 200 से अधिक हो जाए तो वो अनुपात 1:40 हो जाता है प्राथमिक स्तर के लिए। इसी प्रकार से जैसे लेवल 2 है अपने लिए तो लेवल 2 पर 1:35 रहता है। तो इस प्रकार से चीज़ें आप याद। अब देखो धारा 26 की बात करता हूँ तो 26 को याद रखो, 26/10 26/10 से कुछ आपको याद आया, हाँ 26/10 पर जो हमला हुआ था उससे रिलेटेड है। इसका मतलब 26/10 का मतलब यहाँ 10 से मतलब क्या है कि 10 जैसे 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त होते हैं तो वहाँ पर आपको फिर वो उनको भरना पड़ेगा। ये आरटी की धारा 26 में लिखा है। इसी प्रकार से धारा 27 है तो 27 में क्या है, शिक्षकों के 3 काम दिए हुए। एक तो क्या है, जनगणना करवानी है, दूसरा क्या है, निर्वाचन करना है, चुनाव करवाने हैं क्योंकि सबसे ईमानदार होता है टीचर, और तीसरा क्या है, कोई आपदा आती है, कोई महामारी आती है तो उसमें शिक्षक को सबसे पहले लगाया जाएगा। जैसे कोरोना है तो अभी शिक्षक की ड्यूटी लगी रहती है, वो धारा 27 में। और लास्ट की धारा 28 मैंने आपको वही शुरू में ही बताया था कि निजी ट्यूशन आप बच्चे को नहीं दे सकते। धारा 29 भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। धारा 29 में जो सीसी है उसको लागू करने की बात की गई है। बाल केंद्रित जो शिक्षा है, मातृभाषा में शिक्षण देना है, वो 29 में की गई। तो मोटा मोटी हमने डिस्कस कर लिया आरटी की धारा को। क्या इसमें हार्ड था, मतलब उंगलियों पे चीज़ें याद हैं तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। एनसीएफ की बात करते हो, क्या है एनसीएफ 2005? अरे जो 5 उद्देश्य हैं, बच्चों का चहुमुखी विकास को करना है, लोकतांत्रिक भावना को बच्चे को विकसित करना है, रटंत प्रणाली से बच्चे को मुक्त करना है, ये तो मेन उद्देश्य हैं। एमएचआरडी की पहल से इसे एनसीईआरटी ने पब्लिश किया। 21 सूत्रीय समिति है, यशपाल इसके अध्यक्ष हैं। बाकी क्या है, और जो एनसीएफ मुख्य किन बातों पर लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करता है, मदर टंग की बात करता है प्राइमरी लेवल तक की शिक्षा के लिए, और महिलाओं के सम्मान की बात करता है, नैतिक शिक्षा की बात करता है, शांति शिक्षा की बात करता है। मैंने बढ़िया तरीके से एक क्लास के अंतर्गत पूरा एनसीएफ आपको केवल 28 से 30 मिनट में पूरा कंप्लीट करवा रखा है। फिर क्यों आप इसको रिकॉल करने से डरते हैं, उंगलियों पे क्यों नहीं है आपके। दूसरा, जैसे क्रियात्मक अनुसंधान है, क्या है क्रियात्मक अनुसंधान, कैसे क्रियात्मक अनुसंधान, कैसे कोरे, कैसे आपका कोलियर, कैसे आपका कुरट लेवल, फिर क्यों डर रहे हो,
क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत क्या है? यही तो है कि इसका हम सामान्यीकरण नहीं कर सकते कभी भी। आप कोई नवीन सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। आप तो केवल आपकी जो समस्या है, कैसी समस्या, विशेष समस्या, उस विशेष समस्या का आप बढ़िया से बढ़िया विशिष्ट समाधान ही ढूंढ सकते हैं। उस समस्या का केवल समाधान होगा, उसमें सुधार होगा। ये क्रियात्मक अनुसंधान से बच्चे पर होता है, विद्यालय से संबंधित होता है। मौलिक अनुसंधान इससे अलग होता है। मौलिक अनुसंधान में तो नियत सिद्धांत बनते हैं, उसमें विशेष शोधकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इसमें तो जो विद्यालय से जुड़े हुए शिक्षक होते हैं वही भाग लेते हैं। तो क्या दिक्कत है फिर एनसीएफ को, इसको क्रियात्मक अनुसंधान? एंडरसन ने जो 7 सोपान बताए, क्या आपको याद नहीं है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? 7 सोपान के अंतर्गत सबसे पहले हम जो हमारी समस्या है उसकी पहचान करते हैं कि समस्या क्या है, कौन सी हमारी विशेष समस्या है, किस क्षेत्र में समस्या है, बच्चे से संबंधित है, अपनी विद्यालय से संबंधित है। सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन होता है, फिर उस पर विचार विमर्श होता है, प्रस्ताव मांगे जाते हैं, योजना करते हैं, उपकल्पनाओं का निर्माण होता है। 3 नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है उपकल्पनाओं का निर्माण। ये क्रियात्मक अनुसंधान की सबसे महत्वपूर्ण सोपान है, सबसे जरूरी है भी है, मैंने आपको बताया भी था। उपकल्पनाएं जो होती हैं समस्या के कारणों पे डिपेंड होती हैं। फिर योजना बनती है, योजना का क्रियान्वयन होता है, निष्कर्ष, तथ्यों का संग्रह होता है, निष्कर्ष पे जाते हैं, उसके बाद परिणामों की सूचना अन्य को देते हैं। तो यही तो है क्रियात्मक अनुसंधान। कहने का मतलब तीनों को आप उंगलियों पे, फिर आप लेके आ जाइए फर्स्ट यूनिट में क्या है? बाल विकास है। बाल विकास में क्या है? 4 तो आपके मोटे मोटे सिद्धांत है। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, जीन पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, एरिक्सन का सिद्धांत है। क्यों याद नहीं है फिर? एरिक्सन के सामाजिक सिद्धांत है, उसमें 8 अवस्थाएं बताई हैं, 5 ही याद करनी है आपको। विश्वास बनाना है, विश्वास है, स्वतंत्रता है, पहल करनी है, पहचान बनानी है, घनिष्ठता है। फिर आपको याद क्यों नहीं है? पांचों की अवस्थाएं आपको 2-2 बातें उनमें लिखी गई हैं। जो जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था, 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। कौन सी अवस्था में किस बात को फोकस किया गया है, वर्ताकार बहुल्यता का क्या, वैचारिक क्रिया का काल कौन सा है, वस्तु स्थायित्व की बात कौन करता है, संरक्षण है, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है, संशोधन करना क्या कहलाता है, आत्मीकरण क्या है? ये सारी चीज़ें क्या आपको पढ़नी नहीं है क्या? रिकॉल तो करनी पड़ेंगी। 6 प्रश्न, 5 प्रश्न पहली यूनिट, 5-6 प्रश्न आपके बाल विकास से संबंधित। 600 अवस्था है, बाल्यवस्था है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो। 600 अवस्था में गैंग एज है, उत्तर बाल्यवस्था, पूर्व बाल्यवस्था, कंसेप्ट क्या है, रोस ने इसको लेकर कौन सी अवस्था को क्या कहा है, कोल्सनी के अनुसार क्या कहा है, आपकी वह संधि काल है उसकी एज क्या है, परिपक्व, ये इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको याद करनी है। इसी प्रकार से अधिगम को ले सकते हैं। अधिगम में क्या है? मोटा मोटी है अधिगम का मतलब सीखना। तो कौन सा सीखना सर्वश्रेष्ठ है? शिक्षा के क्षेत्र की हम बात करते हैं तो कौन सा सीखना हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है? बच्चे किस तरह से सीखते हैं? पुनर्बलन की बात कौन करता है? ज्ञात उद्दीपक अज्ञात उद्दीपक की बात कौन करता है? अनुबंधन से कौन सीखता है? समाज में रहकर कौन सीखता है? अधिगम के सिद्धांत है वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और अधिगम में क्या है? अधिगम का परिपक्वता से क्या संबंध है? कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, बाकी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती। इसी प्रकार से जैसे बुद्धि है, जब भी बुद्धि का दिमाग में इमेज पड़ती है तो बुद्धि में हमें बात जानी चाहिए हार्वर्ड गार्डनर, अलग से मेंशन हमारे सिलेबस में कर रखा है, बहुबुद्धि सिद्धांत, उससे रिलेटेड 100% प्रश्न आएगा। और वो प्रश्न अंतरावैयक्तिक, इंटरपर्सनल वहाँ से डालेगा। स्थानिक बुद्धि है, हर बार वहाँ से प्रश्न आता है। कारीगर में कौन सी बुद्धि है? गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? बुद्धि परीक्षण है, विनय परीक्षण है। सारी चीज़ें आप लिंक करोगे तो याद तो होंगी। अभी प्रेरणा है, गुड की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अभी प्रेरणा मोटिवेशन, अभी प्रेरणा चक्कर है। 4 ऑप्शन देंगे, उसमें आपको ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा अभिप्रेरित व्यवहार है। जिसमें रुचि की बात होगी वो अभिप्रेरित व्यवहार होगा। फिर क्यों डर रही हो? समायोजन है, रक्षात्मक युक्तियाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रक्षेपण है, तादात्मीकरण है, आत्मीकरण है, सारी चीज़ें। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इन चीज़ों को सोचोगे तो आपको ये लगेगा कि यार मेरे को समय थोड़ा और मिल जाता तो मैं बेहतर कर पाता, लेकिन 3 महीने बहुत होते हैं। डेली का रूटीन बना लो कि मुझे एक बात और विशेष तौर पे याद रखना कि अब सारे सब्जेक्ट पे काम करना है, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलना है। आप ऐसा नहीं कि 5 दिन आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, उसके बाद 5 दिन आप हिंदी पढ़ रहे हैं। ऐसा करोगे तो माइंड में अलग सा एक
फोबिया बन जाएगा, डर बन जाएगा कि यार 5 दिन हमने मनोविज्ञान पढ़ी, उसके बाद 5 दिन आप इसको छेड़ोगे नहीं तो यार रहेगा कि यार भूल तो नहीं रहे। रोज़ की रोज़ सभी सब्जेक्ट पे काम करना है, मोस्टली 2 से 3 सब्जेक्ट को तो लेकर चलना ही है। और कोशिश ये करें कि कम से कम समय में उस टॉपिक को समेट दिया जाए, क्योंकि तैयारी तो आपकी हो चुकी है। 25 अप्रैल को एग्ज़ाम था, तब भी आपकी तैयारी हो चुकी थी। आपको तो सिर्फ रिवीजन करना है, रिकॉल करना है, और कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें। यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं लेकिन चीज़ें वही पढ़ा रहे हैं जो आपकी कॉपी में। इसी प्रकार से हिंदी है, हिंदी में 15% शिक्षण विधियों के हैं, 15% शिक्षण विधियों के हैं, और वो तभी क्लियर होंगे। रोज आप 20 प्रश्नों की, ज़्यादा नहीं 20 प्रश्नों की आप रोज़ प्रैक्टिस लगाएं। यूट्यूब से लगा सकते हैं, आपके पास कोई किताबें हैं उनसे लगा सकते हैं। 20 प्रश्न रोज़ ईमानदारी से हल करने शिक्षण विधियों की, हिंदी की स्पेशल अलग से, क्योंकि 20 में से आपको 15 प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको 14 लेके आने। मोटिवेशन कितना भी कर दे, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, पढ़ने से मोटिवेशन आता है। आप चीज़ों को 1-2 दिन का आप टारगेट बना लीजिए, 3-4 दिन आप खूब पढ़िए, हर सब्जेक्ट पर काम करिए, आपको खुद आत्मविश्वास आने लग जाएगा। और एक बात हमेशा के लिए दिमाग से बाहर निकाल देना कि घर पे पढ़ो या बाहर पढ़ो, सुबह पढ़ो या रात को पढ़ो, बैठ के पढ़ो या सोकर पढ़ो, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो अधिकतर ऐसे देखे हैं जो दूसरों को देखकर बेफालतू पढ़ते रहते हैं कि दूसरों इतो पढ़ रहे हैं ना, मैं देख बिन दिखा के कितो पढ़ रहे हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पढ़ने वाला खुद की इच्छा शक्ति से पढ़ता है, खुद का मन करता है कि यार मुझे इस जॉब को लेना है, तब वो पढ़ता है। अंदर की जिज्ञासा होती है, न कि दूसरों को दिखावा करता है। और जो दिखावा कर कर पढ़ते हैं वो कभी सिलेक्शन पार नहीं करते। इसलिए किसी को बता कर ना पढ़े, किसी को अपना टारगेट दिखा के ना पढ़े, बस जितना मन करता है। आप यदि स्मोक करके भी पढ़ते हो, आप यदि कोई ड्रिंक करके भी पढ़ते हो, आप कोई मान लीजिए कोई जूस का गिलास लेकर, आपको जो भी आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हो, जो भी तरोताज़ा रखते हो, उससे यदि आपकी पढ़ाई होती है तो वो पढ़ाई भी आपकी बेस्ट है। इसलिए साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। और एक लास्ट बात आज की ये है कि अधिकतर विद्यार्थियों को ये लगता है कि मोबाइल हमारे लिए हानिकारक है। देखो, मोबाइल हानिकारक कब होता है? जब मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा, अब मेरे वाला वीडियो देख लिया, पता था आप लोगों को कि वीडियो शानदार ही आएगा, कुछ चीज़ें हम बेहतर सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद नीचे और एक वीडियो का लिंक आ रहा है, आप क्या करोगे? आप अपना मेन टारगेट भूल के आप उसको देखने लग जाओगे, फिर उसको देखने के बाद एक और नीचे वीडियो का लिंक आएगा, उसको भी देखने लग जाओगे। इस तरह आपका समय खराब हो जाएगा, और समय खराब होते ही आप खुद ये सोचोगे कि यार 1 घंटा खराब कर दिया। फिर आपके दिमाग का जो प्रेशर है ना, वो और बढ़ जाएगा, दिमाग में बर्डन हो जाएगा कि यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए आपको खुद को कंट्रोल करना होगा। मोबाइल देखिए आज की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें हम यूनिक चीज़ें सीखते हैं आज के समय में। जैसे साइंस है, साइंस के बहुत सारे अच्छे चैनल है, जैसे आकाश जी कटेवा हैं, वो साइंस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके एक वीडियोज़ को रेगुलर देख सकते हैं, अंत तक देख सकते हैं। जैसे SST अजय चौधरी सर के वीडियोज़ हैं, तो आपकी SST कमज़ोर है, या फिर आपकी लैंग्वेज कमज़ोर है, या फिर आपके मनोविज्ञान कमज़ोर है, आपको खुद को तय करना है कि यार मुझे कौन से चैनल देखने हैं और कितने समय तक देखने हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि 1-1.5 घंटे यदि आप मोबाइल पे व्यस्त रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही बात है कि एक वीडियो देखा, नीचे के 2-3 वीडियोज़ आप बिना मतलब के देख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रहेगा, वहाँ फिर आपका टाइम ही खराब होगा। तो बिल्कुल बिंदास होकर तरीके से पढ़ें, जैसा मन करता है उतना पढ़ें, जितना आपका सोने का मन होता है उतना सोइए। ऐसा नहीं कि आप लगातार पढ़ते ही जा रहे हैं, आपको सोना भी ज़रूरी है। आप 6 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, कोई बात नहीं है, मस्त तरीके से बिंदास होके बिना बर्डन के। ये नहीं समझना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा, ये आपको दिमाग में लेना ही नहीं है। आपको बस केवल अपना कर्म करना है, आपको केवल अपना सिलेबस पूरा करना है, आपको केवल आपके पास जो सोर्सेज हैं उनको एकदम रट के अंगुलियों पे चीज़ें करनी है। फिर देखना कैसे भी पेपर आए, कितना भी हार्ड पेपर आए, कितने भी लोग बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस वीडियो में। आगे भी हम इसी तरह अगले 5-10 दिनों के अंतर्गत फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आज से आप बेहतर रणनीति बनाएंगे, बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और किसी प्रकार के फालतू की अफवाहों पे ना पड़ेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। नो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है। और
आप सब लोगों को पता है कि सीटें भी बढ़ने वाली हैं, तो बहुत अच्छी आप तैयारी करेंगे। याद रखना ये फैक्ट है कि जो तैयारी करेगा, जो जलेगा, वो सिलेक्शन लेके जाएगा। यहाँ पे 30 प्रश्न होंगे, तो 30 प्रश्नों के पीछे पूरा का पूरा कंसेप्ट होगा। तो बिल्कुल आप ऊपर का पढ़ के भी आप नहीं आप सिलेक्शन को पार कर सकते, इसलिए बेहतर पढ़ें और कम से कम 3-4 बार रिवीजन करें। पूरे सिलेबस के जितने बिंदु हैं सबको छू कर जाना है। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ रहे हैं, छोड़ना नहीं है, कम से कम थोड़ा पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें बेटर करने की कोशिश, ताकत रखेंगे। कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि जितना मैंने पढ़ा है उससे मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। बाहर से भी कोई प्रश्न आ गया, मैं ताकत रखता हूं उस प्रश्न को करने की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।